तो सेशन ट्रायल निकाल लो चैप्टर 18। जी सेशन ट्रायल 4 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं टाइम लगेगा तो और कर लेंगे बाकी का, नहीं तो शाम को करेंगे। जी मैम 18 से 21 ट्रायल जी है, 4 ट्रायल है। तो पहली सेशन ट्रायल होती है सबसे पहले, सबसे बड़ी ट्रायल 18 में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे वारंट ट्रायल है, फिर उससे छोटी ट्रायल है समन ट्रायल, और सबसे छोटी वाली ट्रायल है समरी ट्रायल, वो है 21 में। तो हम देखते 18 वाली ट्रायल सेशन ट्रायल चलाएंगे आज। 18 में जो है ना सेशन ट्रायल 225 से 237 तक दी हुई है, 225 टू 237। तो 225, 226 से 227 तीनों सेक्शंस को साथ में लिखते हैं, मतलब याद करने के लिए सिर्फ हेडिंग याद करेंगे हम इनका, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें मतलब जो है क्लोज नहीं, मतलब सब सेक्शन नहीं दी हुई है, तो सिर्फ हेडिंग दी हुई है और कुछ ड्राफ्ट थोड़ा सा दिया हुआ, तो वही ड्राफ्ट हमको इतना हेडिंग में ही समझ में आ जाएगा। 225 में जो है ना विचारण का संचालन लोक अभियोजक के द्वारा किया जाना। तो मतलब जो ट्रायल है उसको कंडक्ट कौन करवाता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो वो 25 में करवाता है, जो कि हमने सेक्शन 25 में बताया, उसमें भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ना। सेक्शन हमने 25 पढ़ के आए ना वहां पे चैप्टर 2 में। हाँ जी 25 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और यहाँ पे 225 है, तो हम इसको 25 से याद कर सकते हैं कि जो ट्रायल कंडक्ट करवाता है सेशन ट्रायल वो करवाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बस जी इतना याद करना है। और 226 में अभियोजन के मामले की कथन का आरंभ, ठीक है। जी तो जो आरंभ करता है वो भी यहाँ से शुरुआत होती है 26 में। अभियोजन के मामले का स्टेटमेंट जो है वो आरंभ होते हैं, यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट होते हैं 226 से। 227 में डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि जो ट्रायल की गई, यानी कि 25 में युद्ध का संचालन कर रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, युद्ध शुरू हो गया 26 में, और युद्ध का परिणाम हार या जीत होगा 27 में। उन्मोचन, यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेज पर विचार कर लेने पर और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। तो 227 में ये उन्मोचन कर दिया जाएगा उसको, कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो। और 228 आरोपी रचित करना, तो 228 में आरोपी रचित किए जाएंगे। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, तो आरोपी रचित 228 में होंगे, ड्राफ्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे इसमें एक तो ये है कि ए नंबर का ये कहता है कि सेशन द्वारा विचारणीय नहीं है मामला, तो सेशन कोर्ट क्या करेगा? आरोप को विरचित तो वो कर सकता है, विरचित कर लेगा वो आरोप को, फिर क्या करेगा वो ट्रायल नहीं करेगा। मतलब अगर सेशन कोर्ट के द्वारा विचारणीय नहीं है वो, तो फिर क्या करेगा? वो आरोप लिख लेगा, आरोप विरचित कर लेगा, लेकिन ट्रायल नहीं चलाएगा, वो ट्रायल नहीं करेगा। फिर मामले का विचारण जो है यदि विचारणीय है तो आरोप विरचित करेगा। बी नंबर ये कहता है अगर आरोप विचारणीय है तो आरोप विरचित करेगा। 229, 230, 231, 232 चार सेक्शन एक साथ लेते हैं हम। 229 में कुछ नहीं, बस ये है दोषी होने के अभिवचन करेगा, ठीक है। दोषी होने का जो प्लिया कर लेता है कि हाँ मैं दोषी हूँ, उसने देश स्वीकार कर लिया, तो 229 में दिया हुआ है वो। और 230 में तारीख दी जाती है, अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख। अभी अभियोजन प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए तारीख जो दी जाती है 30 में दी जाती है, 230 में तारीख दी जाती है। 231 में अभियोजन के लिए साक्ष्य लिया जाता है। 231 में अभियोजन के लिए एविडेंस जो लिया जाता है वो 31 में लिया जाता है। 30 और 31 तारीख देंगे 30 में, फिर जो साक्ष्य लिया जाएगा वो 31 में लिया जाएगा। और 232 दोष मुक्ति का निर्णय 232 में दोष मुक्ति निर्णय सुनाए जाने के पहले, मतलब जजमेंट सुनाए जाने से पहले ही दोष मुक्ति हो गई 232 में। दोष मुक्ति यदि संबंधित विषय के बारे में अभियोजन का साक्ष्य लेने, अभियुक्त की परीक्षा करने और अभियोजन, ये मतलब एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, ये वाली नहीं आती है वैसे, लेकिन सिर्फ याद करने के हिसाब से कि 232 में क्या है कि दोष मुक्ति का दी जाती है, निर्णय सुनाए जाने के पहले दी जाती है। 233 में प्रतिरक्षा आरंभ करना। अब डिफेंस आरंभ की जाएगी 233 में। 233 में आरंभ की जाती है प्रतिरक्षा 233 से। 234 में बहस की जाती है, आर्गुमेंट जो होता है 234 में होता है।
235 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय जो है वो 235 में दिया जाता है। 235 में दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय बहस और विधि के प्रश्न सुनने के पश्चात न्यायाधीश मामले में निर्णय देगा। ये पहला है इसका। और सेकंड ये है, यदि अभियुक्त तो दोष सिद्ध किया जाता है तो न्यायाधीश उस दशा के सिवाय जिसमें वह धारा 360 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करता है, दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा और तब विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश देगा। प्रतिरक्षा आरंभ होती 33 में, 34 में बहस होती है और 35 में दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय होगा। और 236 में पूर्व दोष सिद्धि की बात है। 236 में पूर्व दोष सिद्धि की बात है। ठीक है, इसमें ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है। इसमें इसका मतलब ये तो फिर मेंस के लिए क्वेश्चन बनता है इस पे। 237 धारा 199 2 के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया, यानी कि जो मानहानि के जो मामले होते हैं ना, मेंस में किस पे क्वेश्चन बनता है मैम? ये 236 से मेंस का क्वेश्चन बनेगा इस पे। प्री के लिए नहीं है इम्पोर्टेंट। 237 जो है ना 199, यानी कि जो वो मानहानि के जो मामले होते हैं 199 का 2 दिया हुआ ना, तो ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनकी जो मानहानि होती है, उनके जो मामले होते हैं उसका प्रोसीजर जो चलाता है वो सेशन में सेशन होता है उसका। पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामले का विचारण 237 में किया जाता है। कैमरा प्रोसीडिंग होती है इसकी। वीआईपी पर्सन है ना, मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो 199(2) में वही दिया हुआ है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की। तो उसके जो संस्थित मामले हैं उसके लिए प्रक्रिया क्या है 237 वो बताता है। कैमरा प्रोसीडिंग होगी, ये वाली बात है। अब चलो, व्यथित व्यक्ति के बारे में विचार करेगा, इतनी रकम होगी, ये होगा वो होगा। चैप्टर 19 में आते हैं तो हो गया सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल में मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, हेडिंग पढ़ने वाली चीजें हैं। या ट्रायल में मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ सेक्शन है जिनमें हम पढ़ सकते हैं, ड्राफ्ट नहीं तो बस हमको हेडिंग पढ़ना है इसी। 238 से 250 तक से वारंट ट्रायल आ गई 19 में। 238 to 250 तो वारंट ट्रायल है मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले। 238 धारा 207 का अनुपालन, मतलब जो कॉपी दी जाती है ना 207 में, तो उसका अनुपालन यहाँ पर किया जाएगा 238 में। धारा 207 का अनुपालन, जब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किसी वारंट मामले में अभियुक्त विचारण के प्रारंभ में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान कर लेगा कि उसने धारा 207 के उपबंधों का अनुपालन कर लिया है। 239 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा, ये तो क्वेश्चन करती है। ये सेक्शन तो क्वेश्चन कर रही है कि अभियुक्त को कब उन्मोचन किया जाएगा। तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है तो वो उसे उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लिपिबद्ध करेगा। ये जैसे इतना ही याद करना है कि 239 में उन्मोचित किया जाएगा अभियुक्त को। 240 241 240 में आरोपी रचित किए जाते हैं वारंट ट्रायल के, जैसे हमने 228 में आरोपी रचित की बात पढ़ी थी, उसमें सेशन ट्रायल में ये वारंट ट्रायल, तो वारंट ट्रायल में आरोपी रचित किए जाते हैं। 240 में चार्ज फ्रेमिंग, 241 में दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि की जाती है, मतलब दोषी होना उसने स्वीकार कर लिया है, तो उसके दोषी होना स्वीकार कर लेने पर, क्रिया कर लेने पर, तो उसको दोष सिद्ध किया जाएगा 241 में। तो ये इसमें 241 में किया जाता है। अब जो एविडेंस की बात है 242 और 243 में एविडेंस लिए जाते हैं। तो 242 में तो अभियोजन के लिए साक्ष्य की बात है, यानी कि विक्टिम की ओर से जो लिया जाता है वो 242 में लिया जाता है एविडेंस, और 243 प्रतिरक्षा का साक्ष्य अभियुक्त की ओर से डिफेंस किया जाता है 243 में। सिर्फ इतना याद रखना है, इसमें भी ज्यादा पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है। प्रतिरक्षा का साक्ष्य ठीक है। 248 और 249, अच्छा 247 248 249 और 250। 248 में दोष मुक्ति या दोष सिद्धि होती है। 248 में एक्विटल और कन्विक्टन किया जाता है, या तो दोष मुक्त किया जाएगा, दोष सिद्ध किया जाएगा। 248 में करते हैं इसको। और 249 में परिवादी की अनुपस्थिति की बात करता है।
अब मतलब जो कंप्लेनेंट है उसकी अनुपस्थिति है 249 में, वही 256 में समन मामलों में देखे गए परिवादी की अनुपस्थिति। तो 249 में अनुपस्थिति की बात है किसकी? परिवादी की, कंप्लेनेंट की। और 250 में प्रतिकर की बात है। 250 में प्रतिकर लिया जाता है किससे? उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर, मतलब उचित कारण के बिना अगर अभियोजन किया जा रहा है, अभियोग लगाया गया है, तो 250 में प्रतिकर दिलाया जाएगा, उससे लिया जाएगा जो लगाता है। चैप्टर 20 में आते हैं समन ट्रायल। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायल हमारे पास आएगी समरी ट्रायल। समरी ट्रायल में से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसको हमको है ना रीड करना पड़ेगा, ड्राफ्ट को भी। यहाँ पर नहीं रीड करना, या तो हेडिंग ही याद करनी है। तो 20 वाला चैप्टर है हमारे पास समन ट्रायल का। 20 में समन ट्रायल है मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण 251 से 259 तक, 251 टू 259। तो 251 में अभियोग का सारांश बताया जाना कि कौन सी धारा का जो चार्ज लगा है, कौन सा अभियोग वो है, 251 में बताया जाता है। तो जब समन मामलों में अभियुक्त तो मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब उसे उस अपराध की विशिष्टता बताई जाती है जिसका उस पर अभियोग है, और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का विवाद करता है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहता है, किंतु यथारीति आरोप विवेचित करना आवश्यक नहीं होगा। तो बस ये है 251 में। और 252 में दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्ध की जाती है, मतलब कि अगर मतलब जैसे 51 में पूछा कि क्या दोषी होना स्वीकार करता है क्या, तो अगर उसने स्वीकार कर लिया है तो 52 में क्या होगी? दोष सिद्धि होगी। तो 52 ये कहता है। 253 क्या कहता है? छोटे मामले में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि। अब 53 भी वही कह रहा है, वो लिया करता है, दोषी होना स्वीकार कर लिया है, लेकिन कौन से मामले में किया है? 53 में छोटे मामले में कर लिया है, और अभियुक्त अनुपस्थित है और उसने दोष स्वीकार कर लिया है, तो उसको दोष सिद्ध किया जाएगा 253 में। सिर्फ इतना हमको याद करना है, इसको इतना ही पढ़ना है। 206 छोटे मामले में विशेष संबंध। अच्छा, डाक द्वारा मतलब वही जुर्माने की रकम भेज देता है। जैसे 206 पढ़ा था ना हमने, 206 छोटे मामले में विशेष समन जो भेजा जाते हैं वो हमने पढ़ा था। तो उसमें भी वैसे डाक के द्वारा जो है फाइन भेज दिया जाता है, तो उसको वो दोषी होना स्वीकार कर लेता है। तो छोटे मामले में ऐसा होता है, मतलब छोटे मामले डाक के द्वारा भी फाइन भेज दिया जाता है, जमा करवा दिया जाता है। यानी कि 256 परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु। अच्छा, 256 परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु। 256 में है ये वाला इंपॉर्टेंट आता है, परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु यहाँ पर है 256 में। परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु। अब आते हैं, ये तो हो गया। 57 देखते हैं, परिवाद को वापस लेना। ये 57 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये वाला भी। तो 56 और 57 दोनों पर हेडिंग में ही याद करना है। 257 परिवाद को वापस लेना, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ हेडिंग पूछी जाती है। परिवाद को वापस कौन से सेक्शन में लिया जाता है? तो 257 में लिया जाता है। 258 कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति। 258 में कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति है। यहाँ पर निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी प्रकरण पर जो है कार्यवाही रोक देने की जो पावर है वो 258 में है। कौन किसके पास है ये पावर? जेएमएफसी के पास है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के पास है, या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम के पास। परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी समन मामलों में कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किया जाएंगे कार्यवाही को किसी भी प्रकरण में कोई निर्णय सुनाए बिना रोक सकता है, और जहां मुख्य साक्ष्यों के साक्ष्यों को अभिलिखित किए जाने के पश्चात इस प्रकार कार्यवाही रोकी जाती है, वह दोष मुक्तिया का निर्णय सुना सकता है और किसी अन्य दशा में अभियुक्तों को छोड़ सकता है, और ऐसे छोड़ने का प्रभाव उन्मोचन होगा। तो ये जो पावर है ना, कार्यवाही रोक देने की शक्ति, ये उसकी मंजूरी ली जाती है। मतलब जो जेएमएफसी है और सीजेएम उनकी मंजूरी लेता है, कौन? सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट या वो। हेलो, कॉल आ गई थी इसलिए मैंने थोड़ी सी बात करके मैंने कट कर दिया जी। कुछ मामलों में ये तो हो गया ना, क्या था वो? कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति।
तो ये जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है ना, उसके पास ये पावर है। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की तो उसमें वो ली जाती, मंजूरी ली जाती है रोक देने के लिए, तो इसमें सेकंड क्लास ही आएगा। जी। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। 259 समन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति। अब इसमें कोर्ट की जो पावर है कौन सी है? समन मामले हैं उनको वारंट मामलों में बदल दिए जाएंगे। तो इसकी पावर है जब किसी ऐसे अपराध से संबंधित समन मामलों के विचारण के दौरान जो 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय के हित में उस अपराध का विचारण वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। तो ऐसा मजिस्ट्रेट वारंट मामलों के विचारण के लिए संहिता द्वारा उपबंधित रीति से उस मामलों की पुनः सुनवाई कर सकता है और ऐसे साक्ष्यों को पुनः बुला सकता है जिनकी परीक्षा की जा चुकी है। मतलब समन ट्रायल जिनका हो गया है ना, उनका वारंट ट्रायल करना है तो फिर से मतलब साक्ष्यों को बुलाया जाएगा और उनकी सुनवाई की जाएगी। फिर से सुनवाई होगी, वारंट मामलों की सुनवाई होगी। समन की हो गई थी, उसी को वारंट में करना है तो फिर से सुनवाई वारंट मामलों की तरह होगी फिर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब जैसे बता रही हूँ 56, 57, 58 और ये 59 तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छोड़ने का कुछ है ही नहीं। और चैप्टर 21 समरी ट्रायल में आते हैं हम। संक्षिप्त विचारण। संक्षिप्त विचारण 260 से 265, 260 से 265 तक समरी विचारण जो समरी ट्रायल होता है वो होता है। 260 में संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति दी गई है। किसके पास है ये संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति? 260। इसको हम रीड कर लेते हैं क्योंकि ये रीड करना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्टार लगा लीजिए, इस पे ये आता है एग्जाम में। इस संहिता में पहला देखते हैं, इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी यदि एक कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम, बी कोई महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सी कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया गया है, मतलब हाई कोर्ट के द्वारा स्पेशली इंपावर्ड किया गया है किसको? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, तो ठीक समझता है तो वह निम्नलिखित सब अपराधों का या उनमें से किसी का संक्षिप्त विचारण कर सकता है। मतलब सीजेएम तो कर ही सकता है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तो कर सकता है, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो उसको अगर हाई कोर्ट ने स्पेशली इंपावर्ड किया है तो समरी ट्रायल वो कर सकता है, तो विचारण कर सकता है। पहला, वे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं है, ठीक है, तो 2 साल तक के जो कारावास की अवधि वाले जो अपराध है जिनमें सजा का प्रोविजन 2 साल तक का है तो उसका समरी ट्रायल किया जा सकता है। सेकेंड, आईपीसी की सेक्शन 379 यानी कि चोरी वाले 280 ये भी चोरी का, 281 भी चोरी का है, तो चोरी जहां चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपए से अधिक नहीं है तो उसका किया जा सकता है। और मतलब जो चोरी की जो प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी का जो मूल्य है वो कितना है? 2000 रुपए तक का है। और तीसरा है आईपीसी की धारा 411 के अधीन चोरी की संपत्ति को प्राप्त करना, स्टोलन प्रॉपर्टी को प्राप्त करना है रखना जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य 2000 रुपए से अधिक नहीं है। और ये वाली चीज भी सेम ही है, 4 तक जो दी गई है ना, दूसरी, तीसरी, चौथा जो पॉइंट है, इन तीनों में सेम ही बात है, वही चुराई हुई संपत्ति का 2000 मूल्य 2000 रुपये, तो वही 2000 मूल्य से अधिक नहीं है प्रॉपर्टी तो उसका समरी ट्रायल किया जा सकता है। 5वां, आईपीसी की धारा 454 गृह वेतन वगैरह का 456 के अधीन अपराध और इसका समरी ट्रायल किया जा सकता है। 6 नंबर का आईपीसी की धारा 504 के अधीन लोक शांति भंग कराने की, प्रकोपित करने के, अपमान, और धारा 506 के विरुद्ध धमकाना वगैरह जो है आपराधिक अभिताज जो 2 वर्ष के कारावास से जुर्माने से दोनों से दंडनीय है, तो 2 साल तक का कारावास जिसमें है और 2000 रुपए तक का जिसका मूल्य है उसका जो है समरी ट्रायल किया जाएगा। ये वाली बात 260 कहता है। और बस इतना ही याद करना है। अब सिर्फ सेक्शन 2 में आते हैं। जब संक्षिप्त विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि मामला इस प्रकार का है कि उसका विचारण संक्षिप्त किया जाना अवांछनीय है तो वह मजिस्ट्रेट किन्हीं साक्ष्यों को जिनकी परीक्षा की जा चुकी पुनः बुलाएगा और मामले को संहिता द्वारा उपबंधित रीति से पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा। 261 60 भी इंपॉर्टेंट है, 61 भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्लास वाला है। तो द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण जो किया जाता है सेकंड क्लास के द्वारा, तो
इसमें मतलब हाई कोर्ट उनको एम्पावर्ड करता है तो ही वो समरी ट्रायल कर सकता है 261 में। अगर नहीं किया गया एम्पावर्ड और करता है ना तो फिर वो इरेगुलर प्रोसीडिंग में चला जाता है। फिर वो 261 में द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण उच्च न्यायालय किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसमें द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित है, किसी ऐसे अपराध का जो केवल जुर्माने से या जुर्माने सहित या रहित ओनली फाइन वाले मामले हैं और मतलब या किसी में सजा भी है उसके साथ जुर्माना के साथ है, जुर्माने के बिना भी जो सजा दी गई है तो 6 माह से अनधिक के कारावास से दंडनीय है। मतलब 6 महीने तक का कारावास है जिसमें, और ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण या ऐसे किसी अपराध को करने के प्रयत्न का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। तो 6 माह तक के कारावास से उनका समरी ट्रायल कर सकता है सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट। 262 संक्षिप्त विचारण करने की प्रोसीजर क्या है। अब प्रोसीजर दी गई है 262 में। तो इसमें पहला देखते हैं इस अध्याय के अधीन विचारणों में इसके पश्चात इसमें जैसा वर्णित है उसके सिवाय इस संहिता में समन मामलों के विचारण के लिए वे निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। समन प्रक्रिया का पालन, समन ट्रायल मतलब संक्षिप्त विचारण में कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, समन प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, समन ट्रायल को। और इसका सबसेक्शन 2 है 3 माह से अधिक की अवधि के लिए कारावास का कोई दंडादेश इस अध्याय के अधीन किसी दोष सिद्धि के मामले में न दिया जाएगा। तो मतलब कितनी भी सजा वाला अपराध हो, मतलब 2 साल तक के वाले मामले ही रहते हैं इसमें समरी वाले में, तो सजा कितनी देंगे, मैक्सिमम 3 महीने तक का रहेगा समरी में। मैक्सिमम कितना देंगे, 3 महीने तक का। समन प्रक्रिया का पालन और सेकंड में 3 महीने तक का कारावास होगा, ओनली 3 महीने तक। अधिकतम क्या है इसमें, 3 महीना, ये याद रखना है। समरी में क्या होता है, अधिकतम 3 महीने का। 263 देखते हैं संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख जो रिकॉर्ड रखा जाएगा वो 63 में रखा जाएगा। अभिलेख जो रखा जाता है 63 में रखा जाता है। और 264 है जजमेंट दिया जाएगा, निर्णय, इसको सिर्फ हेडिंग में याद रखना है कि निर्णय दिया जाएगा। 265 अभिलेख और निर्णय की भाषा जो है वो 65 में दी गई है। बस इतना ही याद करना है इसमें। और अब आते हैं चैप्टर 21A अभिवाद सौदेबाजी।